नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में 4 बीजेपी के अध्यक्ष बदले, लेकिन संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बने रहे। मदन लाल सैनी से लेकर सीपी जोशी तक बीजेपी के अध्यक्षों के साथ संगठन महामंत्री के रूप में काम करने वाले चंद्रशेखर राजस्थान से पहले उत्तर प्रदेश और उससे पहले काशी के भी काम कर चुके हैं। संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के भी रह चुके हैं। अब संगठन महामंत्री के रूप में राजस्थान में काम करके राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाकर चंद्रशेखर राजस्थान से अपने दायित्व से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर ये अपील की है कि अब उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि वो अपना मिशन पूरा कर चुके हैं। यानी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाकर उनका लक्ष्य, उनका मकसद और उन्हें राजस्थान में तैनात करने का बीजेपी का जो एक तरह से पूरा कार्य जो था, टारगेट जो था, वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में क्या राजस्थान में संगठन में बदलाव की शुरुआत इसे माना जाना चाहिए? मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और संगठन महामंत्री तीनों ही एक ही बिरादरी से, एक ही समाज से आते हैं, जो जातीय समीकरणों में ठीक नहीं बैठता है। तो क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहाँ पर तैनात करके चंद्रशेखर, क्योंकि काफी करीबी बताए जा रहे हैं चंद्रशेखर के भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, और राजस्थान की बीजेपी की जीत में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है। तो क्या अब वो अपना लक्ष्य पूरा करके किसी दूसरे लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं, या कोई उन्हें पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जीत का कोई तोहफा दिया जाना है? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ भीमराज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मनीषा सिंह बीजेपी से जुड़ेंगी। राधेश्याम आम आदमी पार्टी के, और जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रताप राव जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इस खबर को किस तरह देखते हैं आप? मीना जी, ऐसा है, पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह की नियुक्ति कम होती है। मतलब खासकर बीजेपी में ये रिवाज है कि इनका जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस की तरफ से एक आदमी जनरल सेक्रेटरी रैंक का भेजा जाता है, और वो जनरल सेक्रेटरी रैंक का जो पदाधिकारी होता है वो पूरे संगठन को अपने हिसाब से कंट्रोल में रखता है, जिसको कहना चाहिए कंट्रोल का मतलब कि किसको बनना है, किसको हटना है, किसको क्या करना है, कौन कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें लगभग वो उसके हाथ में होती हैं, या वो केंद्र के निर्देश पर इस तरह की चीजें करने में एक्टिव रहते हैं, ज्यादातर सक्रिय इसी तरीके के काम में रहते हैं। उन्हीं के पास होता है सारा जो रिसोर्स है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, स्टेट का जो रिसोर्स है वो सारा भी उन्हीं के अंडर में आता है। इसलिए कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ झंडे पहुंचाने हैं, कहाँ बैनर लगना है, ये सारी चीजें एक तरीके से संगठन महामंत्री के पास ही होता है। हालांकि वो ज्यादा काम उनके पास जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, इन सबके मूवमेंट को और इनके चीजों की जो ड्यूटियां लगती हैं, ये सब कुछ करना होता है। लेकिन कांग्रेस में इस तरह का कोई पद है नहीं। कांग्रेस में तो जो भी जनरल सेक्रेटरीज बनते हैं उनको अध्यक्ष काम अलॉट कर देते हैं कि भाई ये काम देखेंगे और ये इनको करना है। मतलब कुल मिलाकर जैसे जिलों के प्रभारी बना दिए, और जिलों के प्रभारी के तौर पर वो उस जिले की एक्टिविटीज पर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर ध्यान रखते हैं, काम करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इस तरह का थोड़ा बहुत चलन जो है ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी में है। कम्युनिस्ट पार्टी में भी फुल टाइम जो कुछ वर्कर होते हैं, जो पार्टी के पूरे संगठन के कामकाज के ऊपर निगाह रखते हैं, उसको संचालित करते हैं, इस तरीके का। तो ये अगर राजस्थान से चंद्रशेखर जी ने ये कह दिया है कि अब मुझे यहाँ से विदा कर दिया जाए और मैं कोई दूसरा टास्क दिया जाए उस पर काम करूं, तो हो सकता है कि यहाँ के कामकाज से वो पूरी तरीके से एक तो सफल कर दिया उन्होंने जो उनको टास्क दिया था। उन्होंने सरकार बनवा दी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की।
दूसरा कि संगठन को लाइन पे बनाए रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। संगठन में कोई ज्यादा उठापटक नहीं हुई, कोई बहुत ज्यादा गुटबाजी नहीं पनपी। थोड़ी बहुत है, वो है ऊपर के लेवल पे नेताओं में, लेकिन बहुत ज्यादा गुटबाजी ऐसी नहीं कि रोजाना अखाड़े में एक गुट आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, इस तरीके का नहीं है। तो ये इनका बड़ा काम था। मैं मानता हूं कि राजस्थान में ओम माथुर जी के बाद चंद्रशेखर जी का कामकाज बहुत ही सफल माना जाएगा इस रूप में। जी, तो चंद्रशेखर जी का लक्ष्य राजस्थान में आने का पूरा हो गया है। प्रताप राव जी, क्या इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि अब उन्हें पुरस्कार देने का समय आ गया है, या इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए कि अब उन्हें बड़ी नई जिम्मेदारी, नए लक्ष्य की, बीजेपी को कहीं और ज्यादा मजबूत करने की दी जाएगी? हाँ मीना जी, एक बात तो ये है कि निश्चित तौर पे जो बात जगदीश जी ने कही वो सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, क्योंकि संगठन को विपक्ष में रहते हुए या सत्ता पक्ष में जब वसुंधरा जी थी तब आए थे चंद्रशेखर जी यहाँ, और उन्होंने उनकी सत्ता भी देखी थी। उसके बाद विपक्ष का के दौरान पार्टी को संगठित रखकर आगे बढ़ाने का भी जिम्मा उनके हाथ में था, और सत्ता में पार्टी को लाने तक की जिम्मेदारी उनकी थी, और उसमें निश्चित तौर पे वो सफल रहे। लेकिन मैं आपको एक दूसरी अलग बात कहना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर जी संघ के प्रचारक हैं, यानी कि पूर्णकालिक हैं, और संघ में एक व्यवस्था है कि ये इनका बिना पता लिखा लिफाफा होता है। संगठन के वरिष्ठ लोग जहां चाहे वहां इनका उपयोग करते हैं, और निश्चित तौर पे जो जिस तरह की बातें हैं मुझे समझ में नहीं आई कि चंद्रशेखर जी ने कहीं किसी को कहा होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे संगठन ने जहां उनको भेजा वो वहां गए, और वहां अपनी जो कार्य क्षमता है उसका उन्होंने प्रदर्शन किया। राजस्थान में भी उनको जब भेजा गया तो राजस्थान की स्थितियां काफी संगठन के लिहाज से काफी कठिन थी, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने संगठन को एकजुट रखते हुए जिस तरह से सत्ता में वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। निश्चित तौर पे ये संगठन के वरिष्ठ लोगों के ध्यान में भी रहेगी, होगी भी, और संगठन क्योंकि वो पूर्णकालिक है इसलिए जहां संगठन की जरूरत होगी उनका उपयोग करेगा। और इसमें ऐसा कोई राजनीतिक नहीं, संगठन की जरूरत के हिसाब से जो वरिष्ठ पार्टी का जो नेता है वो तय करते हैं कि अब उनका कहाँ उपयोग करना है। और मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा है, और इस बात की भी नहीं कि उनको कहीं भेजा जा रहा है। देखिए अभी कोई ये बात स्पष्ट नहीं है, ये एक सूत्रों के हवाले से कहीं से खबर आई है। अब वो सूत्र कहाँ से है, क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सूत्र पिछले कई दिनों से बीजेपी को लेके चल रहे थे, सूत्र ही सूत्र रह गए और कहीं कुछ पता नहीं लगा सब कुछ। तो इसलिए ऐसी कोई बात भी होगी ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि चंद्रशेखर जी प्रचारक है इसलिए एक बात बताता हूँ कि चंद्रशेखर जी को पार्टी जहां भेजेगी, जो जिम्मेदारी देगी, एक प्रचारक है वैसे तो हर कार्यकर्ता के लिए है, लेकिन प्रचारक के लिए ये ज्यादा है कि उनको किसी भी प्रदेश में भेजा जा सकता है, कहीं भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या राजस्थान में ही, क्योंकि राजस्थान में भी कोई चुनौतियां कोई कम थोड़ी ना हुई है, सरकार आई है तो चुनौतियां और बढ़ी हैं। तो हो सकता है कि चंद्रशेखर जी को यहाँ, क्योंकि पिछले 6-7 साल से हैं और ऐसी स्थितियों में उन्होंने पूरी पकड़ बनाई है राजस्थान में, तो उनको कंटिन्यू रखेगी। तो मेरी जानकारी में ये नहीं है कि उन्होंने कहा है या पार्टी ऐसा कुछ सोच रही है, पर निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी पार्टी के उन योग्य नेताओं में से हैं जो पार्टी को सत्ता में लाए हैं, पार्टी को संगठित किया है, पार्टी में ऊर्जा भर के उसको सत्ता में लाने की पूरी कोशिश की है और सत्ता में लेके आए हैं। तो इसलिए योग्यता और उनकी कर्मठता और उनको साथ लेकर चलने की क्षमता उनकी निश्चित तौर पे संगठन ध्यान देता है और सब लोगों की जानकारी में है ही। जी बिल्कुल सही कहा प्रताप राव जी आपने कि अभी तक इस बात की कहीं से कोई पुष्टि नहीं है कि चंद्रशेखर जी ने जेपी नड्डा जी से मिलकर इस बात को कहा है कि वो अब अपने पद से मुक्ति चाहते हैं। और आपकी बात से मुझे इस बात को और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आता है। आज की बीजेपी में और आज की बीजेपी की कार्यशैली में इस बात की जगह भी नहीं है कि कोई ये कहे कि मुझे कार्य से मुक्ति दे दो। ये तो आला कमान तय करेगा।
चाहे वो संघ के स्तर पे और चाहे वो बीजेपी के स्तर पे या दोनों की आपसी बातचीत के स्तर पर, कि संघ के फुल टाइमर प्रचारक के रूप में जिन्होंने बहुत लंबा अपना जीवन दिया है, अब चंद्रशेखर को कहां और अगला टास्क देना है। और इस संदर्भ में आपकी बात बहुत स्वाभाविक रूप से समझ में आती है कि राजस्थान में चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं, बल्कि सत्ता में आने के बाद चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में उन्हें किस रूप में कहां रखा जाएगा, इसको लेकर अभी खुद केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है प्रताप राव जी, कि ऐसी खबरों का जन्म कहां से हुआ? देखिए क्या है कि आप और मैं, हम सब पत्रकार हैं, तो पत्रकार हैं तो हम सबको खबर तो चाहिए ही। अब देखिए काफी दिनों से कोई राजनीतिक खबर आ नहीं रही है, क्योंकि हारने के बाद कांग्रेस में सुस्ती तो है ही, वहां से कोई खबर आ नहीं रही है। और बीजेपी में भी इन दिनों कोई, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तब तक क्या करें, तो किसी के दिमाग में आया होगा कि, क्योंकि काफी चर्चाएं हम लोगों की चलाई हुई है कि ये कहा गया कि ब्राह्मण है सब, तो जाति के आधार पर सबको बदला जाएगा। और ऐसा भी कहा गया था कि सीएस और जब डीजीपी भी बदलेंगे तो ब्राह्मण हैं तो उनको हटा कर और दूसरी जाति के लाए जाएंगे। लेकिन देखिए वहां तो हुआ नहीं, डीजीपी और जो सीएस हैं दोनों ब्राह्मण ही हैं। तो देखिए काम करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है, योग्यता और जरूरत के आधार पर सब कुछ तय हो रहा है। जातियों के आधार पर अगर ये सब बातें तय होने लग गई तो संगठनों की स्थितियां, सरकार की स्थितियां या प्रशासन की स्थितियां खराब होने लगेंगी। निश्चित तौर पे सर्वस्पर्शी काम होना चाहिए, ये संघ भी चाहता है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, और नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, तो उनका तो एक विशेष आग्रह है कि सर्वस्पर्शी काम हो। लेकिन सर्वस्पर्शी का मतलब ये नहीं है कि हम इतना ज्यादा जातियों पे फोकस कर लें कि हम अपने कामों को उनसे जो है इफेक्ट कर दें। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम पत्रकार सोचते हैं, शायद वहां जो भारतीय जनता पार्टी में निर्णय करते हैं वो लोग उस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो इसके कारण हमारी जो सोच है, हमारे जो सूत्र हैं या हमारी जो खबरें हैं, वो कई बार और ज्यादातर समय फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो शायद मुझे लगता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, बड़े नेताओं के साथ बैठ के उनकी सोच का अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके साथ फिर जब खबर लाएंगे तो निश्चित तौर पे हम कहीं सत्यता के करीब होंगे। प्रताप जी, इसमें तो आपने पूरी मतलब हमारी जो पत्रकारिता और पत्रकारों के जो सोर्स हैं उन पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो पत्रकारों के सोर्स तो राजनेता ही होते हैं, और चंद्रशेखर जी के आसपास भी सोर्स जरूर है, और राजनेताओं के दूसरों के पास भी सोर्स है। और ऐसा भी नहीं है कि आज के दौर के पत्रकार, निश्चित रूप से बीजेपी, आज की बीजेपी जिस तरह से काम करती है उसमें थोड़ा चक्रव्यूह बड़ा क्लिष्ट है, मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह से डिसीजन होते हैं। तो चक्रव्यूह को भेदे भी कौन? वो तो तब हो ना जब चक्रव्यूह में जिन लोगों ने घेरा हुआ है उनको भी कोई कुछ जानकारी हो। तो उन्हें तो मालूम ही नहीं है कौन सा हथियार कहाँ चलाना है, कहाँ अभिमन्यु को साधना है। मीना जी, तो वो मीना जी मेरा मुश्किल, मेरा इसलिए आज मीना के जी मेरा ये पत्रकारों को मुश्किल। जी जी। नहीं, मीना जी मेरा ये कहना था कि देखिए क्योंकि मैं भी पत्रकार हूँ, इसलिए एक ट्रेडिशनल अप्रोच है अपनी, और वो हमारी सोची समझी और एक बिल्कुल क्या कहते हैं, शोध करके बनाई हुई एक ये अप्रोच है कि हम अभी तक जिस तरह के भी राजनीतिक सोर्सों के माध्यम से या अपनी जानकारी के माध्यम से, अपने शोध के माध्यम से राजनीतिक खबरें लाते थे, और बिल्कुल वो खबरें सत्य होती थी, क्योंकि जिस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ बाकी नेता सोचते थे हम भी सोचते थे, और उसके कारण हमारी खबरों में, लेकिन जब से बीजेपी का, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई बीजेपी आई है, तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच बदली है। उस अप्रोच को लर्न करने में, उसकी से सीख लेने में हो सकता है हमें टाइम लगेगा। ये नहीं है कि हमारे लिए बहुत कोई मुश्किल है, हम पत्रकार हैं, हम तो सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा शायद समय चाहिए होगा। उस समय के साथ मेरे को लगता है कि आगे जब खबरें अपनी आएंगी तो वो बिल्कुल वैसे ही पार्टियां करती हुई दिखाई देंगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा लर्न करना है। जी, आपकी बात को बिल्कुल इस रूप में समझा जाना चाहिए, और समझ सकते हैं कि खबरों का प्रवाह पहले जिस अप्रोच और ट्रेडिशनल तरीके से होता था, वो खबरों का प्रवाह अब नहीं हो पा रहा।
इसलिए पत्रकारों की भी वो ट्रेडिशनल अप्रोच खबरों को जो लेने की थी वो बदल नहीं सकती, क्योंकि अब खबरें तो चाहिए और खबरें देने वाले भी सोचते हैं कि कुछ तो दे। अब मुलाकात भी हुई है, जब मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात में क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो धुआं उठा ही होगा। तो मनीषा सिंह जी, ये धुआं कहां से उठा है जरा बताइए। देखिए, धुआं की बात मैं नहीं करती हूँ यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि जिस तरह से मैं प्रताप राव जी को सुन रही थी कि उन्होंने मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि परंपराएं बदली है। जो ट्रेडिशन था, जो पहले की सरकारों में हुआ करता था, पहले की जो पार्टियों में हुआ करता था, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अभी भी उसी पार्टी में अंतर कलह देखा जा रहा है और वहाँ पे वो लोग अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए हैं। वहीं अपोजिट अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए देखते तो वहाँ पे माननीय मोदी जी ने ये इन ट्रेडिशन को तोड़ा है। जहाँ पे पहले वंशवाद, व्यक्तिवाद, इनकी राजनीति चलती थी, वो सब उन सब से ऊपर उठ के यहाँ पे कार्य किया गया है। जिस तरह से प्रताप राव जी की मेरी बात ये भी सुन रहे थे कि आपको खबरें, मतलब जो खबरें मिला करती थी उनका भी तरीका अलग हुआ है। तो ये सब चीजें हैं कि देखिए, परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन होना ही चाहिए और जब परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे देख पाएंगे परिवर्तन हुआ है तो हमारे देश में भी बहुत परिवर्तन हुआ है और यहाँ पे हमें रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है, माननीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए वो कार्य वर्षों में, 10 वर्षों में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, धुआं की और बातों की उसमें हम लोग नहीं आके जो चीज चल रही है उनको देखें, महसूस करें और आगे मनीषा जी देख तो सभी रहे हैं, देख तो रहे हैं कि मुलाकात हुई है, देख तो रहे हैं कि भाई कुछ, अब जब मुलाकात हुई है तो बात भी हुई है। तो जब बात हुई, मुलाकात हुई, तो उस बात और मुलाकात में हुआ क्या, सवाल ये है सबके जहन में। अब प्रताप जी ये कह रहे हैं कि वो क्या हुआ ये आज के पत्रकारों को पता इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि ना तो चंद्रशेखर जी बता सकते और ना ही जेपी नड्डा बता सकते। बता दिए गए तो उनकी पोस्ट गई, तो इसलिए काम करने की शैली में परिवर्तन आया है, ये स्वाभाविक है। तो पत्रकारों के पास खबरें इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ना चंद्रशेखर जी बता सकते, ना जेपी नड्डा बता सकते, ना ही उनके दफ्तर में काम करने वाले लोग बता सकते। लेकिन कहीं ना कहीं से कोई शुरुआत तो होती है। अभी शुरुआत हुई है, हमें तो, हमारा सवाल तो सिर्फ ये है आपसे मनीषा जी कि शुरुआत कहाँ से हुई है, क्यों हुई है। देखिए, शुरुआत तो हुई है पर बात कहीं छुपी नहीं रहेगी, बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, सबके सामने आएगी, भी है बहुत जल्दी अपने सामने आने वाली है। तो उसके लिए तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। ये अप्रोच में बदलाव है कि प्रवक्ताओं को भी ये कहना पड़ता है कि जब सामने आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, हमको भी पता चल जाएगा। ये फर्क है जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। पहले प्रवक्ता बताते थे, उनके पास जानकारी होती थी, आज की तारीख में उनके पास जानकारी नहीं होती है। कोई बात नहीं है। भीमराज जी, सवाल ये है कि बीजेपी ने सरकार भी बना ली और अब संगठन में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है वहां पर। आपके यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो अभी तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और लोकसभा चुनाव में जिनको पर्यवेक्षक लगाए गए उनकी आज मीटिंग थी दिल्ली के अंदर। और वैसे आपके समाचार चैनलों पे आ भी जाएगी इस खबर और कल पेपर में भी आ जाएगी। और तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को मणिपुर से स्टार्ट हो रही है, जो मुंबई के अंदर खत्म होगी और उसकी जोर शोर से तैयारियां हैं। और हम तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, देश में सुकून रहे, शांति रहे, सब लोग चैन से आराम से जिए, किसान मजदूर व्यापारी सब सुखी रहे। यही है हमारी तो सबसे यही चाहते हैं कि सब लोग आराम से रहें। आप भीमराज जी प्रताप राव जी की बात की पुष्टि कर रहे हैं या फिर ये स्थापित कर रहे हैं कि खबर तो हमें आज भी मीडिया से ही मिलेगी? नहीं, मीडिया से क्यों मैडम। मैं कल सबकी जयपुर के अंदर भी हमारी मीटिंग थी और कल आपको तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना होगा, कल अम्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और आज जो पर्यवेक्षक राजस्थान के थे उनकी आज सुबह दोपहर में दिल्ली AICC के अंदर मीटिंग थी, सब लोग गए हैं, मीटिंग पूरी होगी, आज आ जाएंगे।
और उनको टास्क दे दिया गया है। वो सब अपने जो विधान लोकसभा की जिम्मेवारी दी है वो सब लोकसभा में जाएंगे और अपना काम करेंगे। जी जी तो जो बीजेपी लगातार सवाल उठ रहा है, और अब ये सवाल ज्यादा हो गया है, भाई नेता प्रतिपक्ष का क्या हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा भीमराज जी, कुछ जानकारी है? नेता प्रतिपक्ष का सवाल कल परसों आपके पत्रकार बंधुओं ने डोटासरा जी से पूछा और वो मैं भी जवाब दे देता हूँ, मनीषा जी भी पूछ रहे थे अभी। तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव में विधानसभा शुरू से पहले पहले आ जाएगा, कोई न कोई किसी न किसी को अपॉइंट करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तो जरूरी होता है। आप सरकार चल रही है और हम हमारी विपक्षी भूमिका में है, तो विपक्षी भूमिका बड़े ढंग से निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। और जो भीमराज जी कैसा लगता है जब 20 दिन तक 25 दिन तक एक सवाल का आप एक ही जवाब देते हैं? कई बार क्या होता है, अब क्या होता है मीना जी, जिसकी नियुक्ति करनी होती है उसके आगे से आगे कोई प्रोग्राम हो जाते हैं तो वो अटक जाता है और काम चल रही थे चलाया जाता है, ये होता है। क्योंकि अब काम कोई, अब इनका मंत्रिमंडल का था तो इनको करना जरूरी था, इन्होंने किया। हमारे क्या गया, अब हमारे को बाहर जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां करनी है तो न्याय यात्रा की तैयारियां करें, उसमें लग गए। अब जिस दिन होगा उस दिन नियुक्ति कर देंगे। तो इसलिए क्या, ये थोड़ा सा जैसे काम चल रहा है तो चलाया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन होगा कि अब काम नहीं चलेगा तो उस दिन 2 घंटे में नियुक्ति हो जाएगी। तो चंद्रशेखर जी के बारे में जो जानकारी आ रही है, खबरों में आ रही है, वो खबरें सही है या गलत है, इसकी पुष्टि ना बीजेपी कर रही है, ना चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, ना जेपी नड्डा जी का ऑफिस कर रहा है। तो विपक्ष के नाते आप क्या सोचते हैं भीमराज जी? देखिए, चंद्रशेखर जी का जो मामला है वैसे तो बीजेपी का आंतरिक मसला है, उसके बारे में हम क्या कहें। और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, बढ़िया है जो उन्होंने काम किया होगा, उनको पार्टी सम्मान देगी। क्या पद देती हैं, कहाँ शिफ्ट करती हैं, वो इनका लुकआउट है। इसके बारे में हम इसके बारे में कोई कमेंट्स हम किस लिए करें? वो तो कोई खबर आएगी जब कह पाएंगे, पहले करना भी जल्दीबाजी होगी। वो बीजेपी का आंतरिक मसला है, इसके अंदर बीजेपी ज्यादा कहेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जगदीश शर्मा जी, सवाल ये है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार जब थी तब चंद्रशेखर आए थे, एक बार सरकार नहीं बना पाए, दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। इससे पहले उत्तर प्रदेश का उनका अनुभव था। तो पार्टी के लिहाज से अगर हम देखें तो चंद्रशेखर जी ने जो काम किया है, क्या अब उन्हें पुरस्कार देने का वक्त आ गया है, या प्रताप राव जी का जो कहना है कि ऐसे लोगों को तो लिफाफा दिया जाता है और उनका बैग हमेशा जो है वो पैक होता है? मीना जी ऐसा है, मैं अभी बात जो कर रहा था वो यही थी कि आरएसएस के जो पदाधिकारी पार्टी के अंदर काम करने के लिए आते हैं, उनकी लगभग सबकी स्थिति यही होती है। सबका बैग हमेशा बंधा ही होता है, बल्कि इतने कपड़े भी नहीं होते कि उनको ले जाने में दिक्कत हो। तो ये तो उनकी स्थिति है। अब जो है चंद्रशेखर जी को इतना टाइम हो गया और वो अब यहाँ राजस्थान से कहीं दूसरी जगह कोई दूसरा टास्क चाहते हैं, दूसरी जगह चाहते हैं, या राजस्थान में ही दूसरा टास्क चाहते हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि अभी जल्दी राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है, 3 सीटों के लिए, जिसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतने वाली है, एक कांग्रेस जीतेगी। ऐसी सूरत में नया टास्क है तो ये हो सकता है कि उनको राज्यसभा का मेंबर बनाकर राजस्थान से विदा किया जाए और यहाँ कोई दूसरा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कोई दूसरा आ जाए, या वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहते हुए भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा उनको पुरस्कार भी हो जाएगा, एक तरीके से एक हाउस में उनको मेंबर बनाया जाएगा और उनकी सेवाओं का लाभ फिर कानून बनाने में किया जाएगा। मुझे ये मालूम नहीं है, अभी तक भी मेरे भी सोर्स कहीं नहीं ये बता रहे हैं कि चंद्रशेखर जी जाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। ये चर्चा कैसे चालू हुई, मुझे ये जैसे प्रताप राव जी बता रहे हैं, प्रताप राव जी तो मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो पार्टी के बहुत नजदीक है, वो सांगठनिक व्यवस्था के तहत आने वाले आदमी है, तो उनको तो ज्यादा बेटर तरीके से पता होगा। लेकिन चंद्रशेखर जी कैसे संगठन को चलाते हैं, कैसे संगठन को जो है काम में लेते हैं, या किस तरीके से उनकी पकड़ होती है हर चीजों के ऊपर, ये इस मामले में बहुत खूब है। वो इस मामले में अपनी विशेष योग्यता रखते हैं। तो पहले देखिए आप, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब काम किया तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार बदल गई थी, उससे पहले आए थे ये।
वसुंधरा जी की सरकार जब जा रही थी तब आए थे, रोकने का काम इनके हाथ में नहीं था, तब तो सरकार का ही काम था जो भी था, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफी गुटबाजी थी, कई गुटों में बटे हुए थे और इधर जो है वसुंधरा जी अकेले मैदान में डटी हुई थी, एक दो नेता जो है उनके समर्थन कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। तो ऐसी सूरत में चंद्रशेखर जी होते तो ये सब कुछ नहीं होता, दिखता नहीं है। लेकिन वो लास्ट टेन्योर में जब आए तो तब आए जबकि वसुंधरा जी की सरकार अपने लास्ट फेज में चल रही थी। तो उसके बाद 5 साल तक जो है चंद्रशेखर जी ने इंतजार किया, बल्कि संगठन को चलाया और कई सारे नए अध्यक्ष जो हैं वो इनके टेन्योर में आए और निकल गए। मेरे ख्याल में चौथा या पांचवा अध्यक्ष है जो कि इनके टेन्योर में यहाँ पर आए। बिल्कुल। वो भी बहुत ठीक ठाक निपट गया, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, कभी संगठन को लेकर या व्यक्तिगत तौर पर कभी चंद्रशेखर जी किसी कंट्रोवर्सी में राजस्थान में नजर नहीं आए। हम चर्चा भी नहीं सुनते उनकी, न्यूज में तो कभी होते ही नहीं है, वो कभी नहीं होते न्यूज में। तो ऐसी सूरत में ऐसा व्यक्ति जो बहुत कॉन्फिडेंस से काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम करता है, उस आदमी की सेवाएं दूसरी जगह ली जाएंगी या अब उसको आप जैसा कह रहे हैं कि उनको पुरस्कार कुछ दिया जाए, कुछ इनाम देकर भेजा जाए, तो वो इनाम यही हो सकता है मेरे हिसाब से कि वो जो है राज्यसभा में मनोनीत कर दिए जाए और वहां उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जाए और फिर वो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है वहां पर अपनी सेवाएं एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए सिस्टमेटिक मैनर से मैनेजमेंट का काम वो करें संगठन को, ये उनको काम टास्क मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। जी, अभी लोकसभा का चुनाव भी है, राजस्थान में अभी चुनौतियां उतनी खत्म भी नहीं हुई है। सवाल ये भी है कि जो भीतर ही भीतर पनप रहा है अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ उतना शांत है नहीं जितना शांत इस वक्त दिख रहा है। तो ये मनीषा सिंह जी, ये चंद्रशेखर जी की सफलता निश्चित रूप से कही जाएगी, लेकिन आपने भी दफ्तर में, कार्यालय में, बीजेपी ऑफिस में रहकर देखा है उनके कामकाज को, सुना है उनके कामकाज के बारे में, आपका मिलना भी हुआ, लोगों से आपको उनके बारे में प्रतिक्रियाएं भी मिली। जिस तरह से एक के बाद एक डिसीजन हुए राजस्थान में, बहुत सारे चौंकाने वाले डिसीजन हुए, आज नहीं अध्यक्षों की तैनाती से लेकर मुख्यमंत्री के रूप के नाम में सामने आने पर भजन लाल शर्मा जी के, आप वहां पर पार्टी की प्रवक्ता के रूप में मनीषा जी चंद्रशेखर जी के काम को कैसे देखती हैं? देखिए मीना शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल जगदीश जी की बात से भी सहमत हूँ। उन्होंने जिस तरह से अपना कार्य, उनका जो कार्यकाल रहा है, बहुत ही, जो आज राजस्थान में जो स्थिति है सफलता की, वो बहुत ही उन्हीं की, मतलब उनको हम श्रेय देंगे बिल्कुल। और अगर एज अ मैं देखती हूँ संगठन में, मैं उनसे मिली, जो उनके अनुशासन के साथ में जो उनका वर्क हुआ, जिस तरह से उनके कार्य को हमने देखा, परखा, उनका सानिध्य मिला, हमें काम करने का उनके साथ में मौका मिला, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं कि उनके साथ रह के हमने ये कार्य किया और हमने जो पिछले चुनाव रहे हैं, तो उनके सानिध्य में हमने जो काम किया है वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हमारे लिए सीखने की परंपरा रही। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। पार्टी में किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से दिन-रात एक करके काम किया जाता है, किस तरह से हमें हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर चलना है और किस तरह से हमें सीखना है। जो कार्यशालाएँ हुई हैं उनके सानिध्य में, जिस तरह से एज़ अ प्रवक्ता मैंने जो कार्यशालाएँ ली, जिस तरह से जो उन्होंने सिखाया, जो अनुशासन रहा है उनके अंतर में, तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें काफ़ी कुछ पता चला कि किस तरह से कार्य होते हैं। नए-नए लोगों को भी वहाँ पे जो कंफर्टेबल मिलती है, जिस तरह से उनसे जो सीख मिलती है, वो बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमने सीखा और आगे भी हम बिल्कुल निश्चित तौर पे हम ये चाहते हैं कि हम उनके सानिध्य में ही काम करें और वो जिस तरह से जो सिखाते हैं, तो वो हमारा
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो हमें आगे भी मिलेगा। जी आगे भीमराज मिलता जी, है, निश्चित तौर पे भीमराज मैं जी ये जब मेरा चुनाव ये रहे। प्रचार, भीमराज जी पिछले 5 साल में जब जब विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, तब तब सत्तारूढ़ दल के संगठन यानी कि आपकी पार्टी के द्वारा एक बात बार बार कही जाती थी कि इतना जबरदस्त बिखराव है बीजेपी में, 10-10 लोग दूल्हे बने हुए हैं, कपड़े सिलवाए हुए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए। उस वक्त जो पार्टी के पार्टी का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें चंद्रशेखर जिस रूप में बैठकर काम कर रहे थे यहाँ पर, और उसके बाद भजनलाल शर्मा की जब तैनाती हुई, तो ये कहा गया था कि उनके बहुत करीबी हैं मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की चंद्रशेखर जी के बहुत करीबी हैं और उसका इनाम भी उन्हें मिला है। भीमराज जी, आप कैसे देखते हैं एक संगठन को आगे बढ़ाने में चंद्रशेखर जी की भूमिका, और जितने आपके विपक्ष के जो आरोप लग रहे थे और मुख्यमंत्रियों की जो एक कतार लगी हुई थी, उसके बीच में उन सब मुख्यमंत्री की कतार में जितने लोग थे, उनमें से किसी ने कोई किसी तरह का रिएक्शन नहीं किया और चुपचाप सरकार शांति से बन गई और काम शुरू कर दिया। देखिए मीना जी, ये तो सही है कि मुख्यमंत्री कतार में बहुत लोग थे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, वसुंधरा जी, ओम माथुर जी, सब लोग थे, और गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा, ये सब लोग इनकी मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर शामिल थे, जिसमें सतीश जी और पूनिया जी तो चुनाव हार गए, अब बच गए ये। अब रही बात, आप कह रहे हो कि इनके मुख्यमंत्री इनका यहाँ से घोषित होना ही नहीं, मुख्यमंत्री तो दिल्ली से पर्ची से आना था, और वो पर्ची आई, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये देंगे। जब राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसको चलाने के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। अब भजनलाल जी का रोल सिर्फ इतना ही है कि दिल्ली से संदेश आएगा पर्ची के माध्यम से, किसको मंत्री बनाना है, किसको काम देना है, दिल्ली से अधिकारी भी आए हैं और उसी तरह से काम चल रहा है। काम का रिजल्ट आप सबके सामने है। आते ही इन्होंने क्या क्या किया, 2 तो यूनिवर्सिटियां बंद करनी है, इंदिरा रसोई योजना थी, नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, नाम बदलिए। 400 थाली जिसकी शाम को और 400 सुबह गरीबों को खाने का 8 रुपए में भोजन मिलता है, उसको 200 कर दिया आपने। फिर इन्होंने क्या किया, आने के बाद जो मैंने पहले भी मुद्दा उठाया था किसानों का, भाखड़ा न्यास बोर्ड जो चंडीगढ़ में इनकी सरकार केंद्र शासित प्रदेश है, वहां मीटिंग हुई, किसानों का 1800 क्यूसेक पानी काट दिया गया, 2 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई, किसानों ने धरने प्रदर्शन किए। फिर नंबर 2, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इनकी थी, केंद्र सरकार की थी, नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे। उसमें किसानों का 2021 का बीमा था, जब टेम्परेचर रात को 1 डिग्री हो जाता है हनुमानगढ़ में, वहां किसानों ने धरने दिए, प्रदर्शन हुए, सुनवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ, आने के बाद कुछ तो ऐसा कीजिए जो जाति जनता को कोई प्रभावित हो, जनता खुश आए। अब कह रहे हैं हम सरकारी स्कूल है उनकी समीक्षा करेंगे, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या शिक्षा का कोई समीक्षा होती है? शिक्षा तो विकास की पहली सीढ़ी होती है, और दूसरी किसी विकास की सीढ़ी हिंदुस्तान के अंदर किसान है, क्यों 80% आबादी इस पे निर्भर करती है। अब भरतपुर के किसानों का दर्द देख लिया, मैंने कल परसों भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था। एक सेकंड, आप तो उनका दर्द देख लिया, आप सरसों की फसल मर रही है, आप किधर करो इधर के एक, तो इसलिए मुझे तो कहीं से नजर नहीं। सरकार की कार्यशैली, सरकार के काम, सरकार के फैसलों की बात कर रहे हैं। 1 महीना हुआ है अभी, आज से 1 मैं महीने पहले 1 महीने का बता रहा हूँ, 5 साल का नहीं बता रहा मुख्यमंत्री हूँ। के नाम का ऐलान हुआ था आज से 1 महीने पहले। और जो हाँ, सवाल था मेरा, भीमराज जी, सवाल मेरा एकदम अलग था। आपने उस सवाल को सुना नहीं, और या सुन के उस पर गौर नहीं किया। मैंने जब बिल्कुल सुना। आपके यहाँ पर भीमराज जी, मुख्यमंत्री की कतार में सिर्फ एक चेहरा था, सचिन पायलट, और पूरे 5 साल वो एक चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नाक में दम किए रहा। यहाँ पर 10-10 लोग थे मुख्यमंत्री के नाम के। आप खुद इस बात को आज भी स्वीकार कर रहे हैं, इससे पहले भी स्वीकार किया। मेरा सवाल ये था कि क्या चंद्रशेखर, जिनकी आज चर्चा हो रही है, आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज सुर्खियों में उनके आने का कारण ये कि या तो उनकी तरफ से इस बात को रखा जा रहा है या पार्टी की तरफ से ये सोचा जा रहा है। दोनों में से एक बात कहीं ना कहीं जरूर है कि क्या चंद्रशेखर की नई भूमिका तय की जाए, या तो आलाकमान की तरफ से, और संभावना ज्यादा उसी की है कि आलाकमान क्या सोचता है चंद्रशेखर जी को लेकर, कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाए। मेरा सवाल आपसे ये था भीमराज जी कि जहां 10-10 लोग कतार में थे,
वहां पर फर्स्ट टाइमर को मुख्यमंत्री बना दिया और कोई कुछ नहीं बोला। जितने नाम आपने बताए उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। दिल्ली से पर्ची तो आपके यहाँ भी आती है और अभी भी दिल्ली से ही पर्ची आएगी विपक्ष के नेता की, इसीलिए नाम तय नहीं हो पा रहा है, इतने दिन हो गए हैं। लेकिन ये जो अनुशासन है, इस अनुशासन में आप क्या चंद्रशेखर की कोई भूमिका पाते हैं, समझते हैं, देखते हैं? इसका मैं आपने पहले सवाल पूछा उसमें मैंने जवाब दिया था कि ये बीजेपी का आंतरिक मसला है और इसके बारे में बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता अच्छा जवाब दे जब पाएंगे। आप लोग हम ये कहते एक हैं, सेकंड जब आप लोग एक ये सेकंड कहते हैं पूरा भीमराज तो जी, करने दीजिए इसका मेरे को। जवाब मेरे पास है एक मीना सेकंड शर्मा। मनीषा जी मैं एक आपके सेकंड पास मुझे पूरा आऊंगी। करने मनीषा दीजिए। जी मैं आपके पास आऊंगी, अभी नहीं, उनको बोलने एक दीजिए। सेकंड इसका जवाब मैंने यही कहा था कि इसके बारे में वो संगठन के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और 7-8 साल से 7-8 साल हो गए होंगे शायद उनको यहाँ, तब से वो काम कर रहे हैं संगठन के पार्टी के लिए और उन्होंने काम किया है और संगठन को चलाया है। रही बात अनुशासन की, जरूर अनुशासन उन्होंने क्यों निभाया होगा, ये उन्होंने मैथमेटिक्स तरीके से काम किया होगा तभी कोई किसी ने नहीं बोला होगा। बाकी मामले के बारे में मैंने आपको पहले कहा कि इसके बारे में बीजेपी के नेता, बीजेपी प्रवक्ता अच्छे से बता पाएंगे। मेरा आपसे जो आप बोलेगा भीमराज जी आपने मेरा सवाल पूछा, मैंने ये कहा था कि जब पर्चियों से इस तरह मुख्यमंत्री एक्सपीरियंस होल्डर को नहीं बना के नए को बनाओगे तो इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। मैंने ये बात आपको कही थी और इस बात को आपने बोला कि भीम जी मेरा सवाल घुमा दिया। जी मीना जी। नहीं, आप जब आप ये कहते हैं कि 10-10 लोग मुख्यमंत्री की कतार में है, तब तो ये बीजेपी का आंतरिक मामला नहीं होता। और जब आपसे ये जो पूछा सामने जाता है, आते हैं, सामने आए जब भी बोला है हमने क्या बोला, हमने तो सब कहते थे मैं मुख्यमंत्री दौड़ में। गजेंद्र सिंह जी तो सवाई माधोपुर के अंदर बयान दिया था कि मैं मुख्य। कोई एक स्टेटमेंट आप बता सकते हैं जिसमें सामने हाँ तो आके मैं बोला गजेंद्र सिंह जी का बोला, गजेंद्र सिंह जी का कह रहा हूँ ना, कहा मैं मेरे को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं 20,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी के लिए दूंगा, ये बयान है उनका। बोला था, तो राजेंद्र जी को बोला था उन्होंने। हाँ तो एक ही बात है राजेंद्र जी। बना दो, हाँ। लेकिन ठीक है, समझ में आती है आपकी सीमाएं। जगदीश शर्मा जी, सवाल ये है कि चंद्रशेखर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना विवादों में आए, बिना किसी तरह से कोई किसी भी नेता के साथ, भले ही अध्यक्ष अलग अलग जो रहे, और इस तरह की चर्चाएं भी जरूर हुई कि दोनों में, अध्यक्ष में और संगठन महामंत्री में तालमेल नहीं है। कई बार इस तरह की खबरें भी आई, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन कभी भी ये बाहर नहीं आ सका। ये बात जो है भीतर के भीतर ही रह गई। कभी कोई इस तरह की चर्चा जो है वो बाहर लोगों के बीच में नहीं आई, कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आए। तो ये उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट मैच्योरिटी है उसको भी बताता है। मीना जी ऐसा है, मैंने अपनी बातचीत में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अलग ढंग की पार्टी है, इसका सेटअप अलग है, इसका कामकाज का तरीका अलग है, ये बाकी राजनीतिक दलों से थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करती है, जिसको कहना चाहिए। सारी चीजें बाहर तो खैर किसी भी पार्टी की नहीं आती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है वो आरएसएस से आता है, प्रचारक होता है, यानी कि फुल टाइम जॉब वाला जिसको बोले आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ट्रेंड ऑर्गेनाइजर, उस तरह का आदमी होता है, पूरी तरीके से डेडिकेट होता है अपने काम पर। उनको ऑर्गेनाइजेशन का काम दिया गया और वो डेडिकेटेड तरीके से अपना काम करते रहे। तो मान लीजिए अंदर कहीं विवाद भी था तो चंद्रशेखर जी तो उसको लेकर बाहर आएंगे नहीं पब्लिक ओपिनियन बनाने, और दूसरा पक्ष भी नहीं आ रहा है, तो वो चीज अफवाह के तरीके से कह दीजिए, फुसफुसाहट के तरीके से कह दीजिए, कुछ कयास के रूप में मान सकते हैं कि वो चीजें अगर बाहर भी आती हैं इस ढंग से कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और तत्कालीन अध्यक्ष जो है उसके बीच में रिलेशन ठीक नहीं है और कुछ कुछ चीजों पे तो विवाद तो होंगे, विवाद तो हर आदमियों के बीच में होते हैं। आप मुझे जो है कागज की पोथियां गिरने के लिए बिठा दीजिए, उसमें भी मैं विवाद खड़ा कर सकता हूँ कि इनको ऐसे रखा जाएगा या ऐसे रखा जाएगा, तो कहीं भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी कारण हो सकता है। फिर इतना बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलाना तो अपने आप में बड़े कारण का मुद्दा हो सकता है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 50 चीजें ऐसी निकलती हैं, कभी किसी के नियुक्ति की निकलती है, कभी किसी की प्रेफरेंस की निकलती है,
कि किसको काम ज्यादा दिया जाए, किसको कम दिया जाए, ये काम उनको दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये इनसे ये बात की जाए या नहीं की जाए। तो ये विवाद तो कहीं भी खड़ा हो सकता है, लेकिन वो विवाद बाहर नहीं आ रहा है, यही उनका डिसिप्लिन है। जी ये या तो मनीषा जी लेफ्ट पार्टियों के, या तो ये कैपेबिलिटी लेफ्ट पार्टियों में है या बीजेपी में। बीजेपी में थोड़ा अलग ढंग का है, लेफ्ट का थोड़ा अलग ढंग का है। लेकिन आप देखिए बाकी कांग्रेस सहित ज्यादातर पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके अंदर की फाइट, उनके अंदर की लड़ाई और उनके अंदर की जो चीजें हैं वो आए दिन अखबारों के इशू बनते हैं, हेडलाइंस बनती हैं। और वहां वो कई बार तो ये कहकर स्थिति को संभालते हैं कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और इसलिए ये चीजें अगर बाहर आ गई हैं तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये आंतरिक लोकतंत्र कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो तू मैं सड़क पे आ जाती है, और वो तू मैं फिर कैसी छवि बनाती है पार्टी की, वहां के नेताओं की, वहां के कार्यकर्ताओं की, और वो उस सिचुएशन की जिसके मुद्दे के ऊपर विवाद होता है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ, मौजूदा चलते हुए उदाहरण है राम मंदिर में बिल्कुल, मेरे स्थिति यही जहन में आ रहा था, आचार्य प्रमोद कृष्णन का एक के बाद एक दिल टूटने वाला पत्थरों से। जी बोलिए प्रमोद जगदीश जी। कृष्ण में नहीं, बड़े बड़े और नेता और नेता हाँ उत्तर हिमाचल के जो है, हिमाचल प्रदेश के जो है नेता, वो पूर्व चीफ मिनिस्टर के सुपुत्र और अभी मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर, वो बोल गए बिल्कुल साफ कि मैं तो जाऊंगा, राम मंदिर की जो है ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना का मैं साक्षी होना चाहूंगा, मैं जा रहा हूं। अब ये विवाद था थोड़ा बहुत, मैं मानता हूं कि भाई खड़गे साहब और सोनिया गांधी ने ये तय किया कि वो निमंत्रण के बावजूद उस समारोह में नहीं जाएंगे, उसको अटेंड नहीं करेंगे। उनका अपना कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये केवल पॉलिटिकल नहीं था, ये सोशल भी था, ये कल्चरल भी था, ये रिलीजियस भी था, स्पिरिचुअल भी था। कई तरीके से हमारे यहाँ हिस्ट्री की चीजें थी इसके साथ जुड़ी हुई, तो कई तरीके से हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। इस सब के बावजूद जो लीडरशिप है और जो वर्कर है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो गया, आपस में एक दूसरे के सामने आ गए, बात को चुनौती दे रहे हैं। तो ये पार्टी का कल्चर है, ये पार्टी का तरीका है। बीजेपी में भी कभी कभी ऐसा हुआ है, जबकि बहुत सारे लोग अपने अलग तरीके से बोल गए। चुनाव के दौरान ही ऐसा बहुत सारे नेता जो विद्रोही हुए, जिनको टिकट नहीं मिला, कईयों ने अलग अलग किस्म के बयान भी दिए, कईयों ने तो पार्टी छोड़कर लड़ भी लिए, मैदान में भी आ गए, जीत भी गए उसमें से 3-4। तो कहने का मतलब कि ये चीजें चलती हैं, लेकिन वो पार्टी के करैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ चंद्रशेखर जी ऐसे व्यक्ति थे जो अंदर की जो ऐसी चीजें हैं जिनका विवाद बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको ढक के रखने का तरीका जानते थे और ढक के रखते थे। ये उनकी खूबी थी एक। परिवारों में बहुत सारी ऐसे अगर नेता होते हैं, ऐसे नेता होते हैं, वो पार्टी के लिए एक एसेट के तरीके से होते हैं। बिल्कुल और आरएसएस जो है वो यही करती है। जी निश्चित रूप से जगदीश शर्मा जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारे परिवारों में भी बहुत आपस में एक दूसरे के साथ इश्यूज होते हैं, लेकिन परिवार में घर की बात घर में निपटाई जाती है, हम सुनते हैं। बल्कि घर में भी कमरे की बात कमरे में खत्म होनी चाहिए, ये भी हमने सुना है, सीखा है, अमल भी किया है। तो ऐसे में जब सड़क पर बात आती है, सोशल मीडिया पर बात आती है, तो उससे पार्टी का चरित्र समझ में आता है। और भीमराव जाखड़ जी के चेहरे पर उदासी भी समझ में आती है। आज नहीं, पार्टी कोई के उदासी भीतर नहीं, जो नहीं कुछ कोई हो उदासी रहा नहीं है, है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। मनीषा जी ये मैं मंदिर के बारे में कहना चाहूंगा, ये धार्मिक आस्था, एक सेकंड, आस्था का सवाल है, जिसकी मर्जी हो जाए। मनीषा जी मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप जवाब प्लीज उसी का दीजिएगा। मनीषा जी सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर जी इस पूरे कार्यकाल में उनकी तमाम सफलताओं के बीच एक बात ये कि वो बहुत कम लोगों से मिलते थे, लिमिटेड। इस बात की आपकी पार्टी ऑफिस में और आपके कार्यकर्ताओं को भी बहुत हद तक शिकायत, निराशा थी। देखिए ऐसा नहीं है मीना जी,
देखिए अति सरल व्यक्तित्व के धनी हैं वो, और उन्होंने संगठन में जो मजबूती प्रदान की है, संगठन को जो बांध के रखा। भीमराव जी जाखड़ जी ने जैसे कहा कि 10-10 चेहरे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बहुत ही कुशलता पूर्वक उन्होंने अपनी पार्टी को, अपनी जो भी चीजें हैं उनके मतलब उन्होंने जिस तरह से मजबूती दी है, वो एक बहुत ही उन्हीं मतलब इतने अच्छे तरीके से जिन्होंने संभाला, तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर जी ही कर सकते थे। और ऐसा नहीं है, बहुत ही सरल व्यक्तित्व है, वो सबसे मिलते थे, क्योंकि कार्यालय में ऐसा कभी नहीं है, मेरा भी मिलना हुआ था, तो बहुत ही अनुशासन प्रिय होने के नाते में भी हो सकता है कि कहीं-कहीं उनको मतलब जो बातें होती थी या जिस तरह से वो उनके व्यक्तित्व में इस तरह से आपको लगा हो, मगर इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका मिलना सभी से होता था, सभी कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं, और अभी भी जो भी हमें मतलब गाइडेंस है वो हमें उनसे मिलता रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीषा जी, मैंने कुछ भी जो आपसे पूछा वो सवाल, वो मेरा व्यक्तिगत सोच नहीं था। मैंने तो आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से आए फीडबैक के आधार पर आपसे सवाल किया था। आपको लगता है कि नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो सोच या वो शिकायत सही नहीं थी, तो हम आपकी बात पे ज्यादा भरोसा करते हैं। भीमराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे थे उदासी, एक्चुअली क्या हुआ, मेरा चश्मा टूट गया। आपने देखा होगा, गूगल हमेशा मैं पहन के रखता हूँ, तो मेरा वो गूगल मेरा बन के आएगा 2 दिन से गुड़गांव से, और लेंस कार्ट से मंगवाता हूँ मैं, तो इसलिए आपको लगा होगा मेरे गूगल नहीं है, तो आंखों की थोड़ी फीलिंग आ रही है। तो मनीषा जी आप भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा बोलो कि प्रेम जी उदास थे, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी ऐसा नहीं है। नहीं, आस्था हम का लोग सवाल है, चाहते राम हैं कि मंदिर का। सभी खुश रहे, हम सभी तो आपको हमेशा मुस्कुराते रहे देखना और चाहते हैं स्वस्थ रहे, भीमराज जी। हमारी अरे यही आज वो मनोकामना है, यही। नहीं वो मनीषा जी आप फर्स्ट बार मिले हैं। एक्चुअली मैं गूगल लगा के रहा हूँ, वो गूगल टूट गया, मेरा चश्मा था, और वो लेंस कार्ड से बन के 3 दिन में आएगा मेरा, तब मैं लगा पाऊंगा। और दूसरा है, वो मेरा गांव में रह गया, चाबी मेरे पास है, उसकी भेजी है चाबी, 2 दिन बाद वो भी आए। एक्चुअली दिक्कत ये है, और इसमें प्रॉब्लम। और राम मंदिर का सवाल, मैं तो ये कहना चाहूंगा, राम मंदिर आस्था का सवाल है, जिसका मन करे वो जाए, और जब समय और जब तारीख हो उसके हिसाब से जाए। इसके अंदर किसी के साथ कोई पाबंदी नहीं है। कोई मदद करना चाहता है मंदिर में, वो मदद कीजिए। अब जैसे मैं जाखड़ हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे बीगा जी का मंदिर है, बीगा जी गायों के लिए शहीद हो गए थे, हमारा 22 फरवरी का उद्घाटन है, मैं सारे काम मैं कर रहा हूँ मंदिर के लिए, जो जयपुर से होने हैं, और मेरी जिम्मेवारी जयपुर की है। तो जिसका जहाँ मन करता है वो जिस मंदिर में करता है, जहाँ करता है। भगवान तो सबके दिलों में बसते हैं, तो जहाँ दिलों में बसते हैं, तो वो मुझसे इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। जिसका मन करे वो जब जाए। बाकी सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई मस्जिद जाता है। जैन, बौद्ध, पारसी सबके अलग अलग अपने धार्मिक अनुष्ठान है, उसके हिसाब से सब मनाते हैं। सब धर्मों का आदर करना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। और मनीषा जी ने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, बीच में आपने मीना जी ने टोक दिया। मनीषा जी शायद आपने परिवारवाद का कांग्रेस के लिए कहा था, तो मैं तो कहना चाहूंगा 18 राजनीतिक परिवार बीजेपी में ऐसे हैं, 18, आप नंबर काउंट मैं बता देता हूँ। वो परिवारों के उनके घर के सदस्य, बेटा बेटियां बहुएं, या जो भी उनके परिवार के सदस्य, सबसे लड़के आने। तो परिवारवाद का आरोप आप लगा रही है, तो पहले बीजेपी की तरफ भी थोड़ा ध्यान रखिए आप। नहीं नहीं देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी में 18 परिवार है, सुनो। और जो और कांग्रेस उनके में लड़के आते अंतर हैं, चले हैं आप वो उनके सब जगह होता है। आप नेता आप प्रतिपक्ष लाइए ना। मेरा सवाल तो ये नेता भी था, प्रतिपक्ष भी आ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की जब जरूरत होगी, नेता प्रतिपक्ष मनीषा जी जरूर आएगा। अभी आपको जनता ने मैंडेट दिया है, आप जनता का ख्याल रखिए। आज ही बैंक के अंदर लूट हुई है, रिवॉल्वर की नोक पे। आप उनका नहीं, ख्याल आपका कीजिए। जो अंतर है और, वो सड़कों पे और है। आप यहाँ पे देखिए हमारे नहीं नहीं नहीं, चंद्रशेखर वो जी की अलग बात, इश्यू है। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जनता ने मैंडेट दी है, आप जनता का संगठन ख्याल कीजिए, उन्होंने और जनता के विकास की तरफ आप ध्यान दीजिए। विकास के काम को रोकिए मत। बिल्कुल शिक्षा, निश्चित तौर कृषि पे और विकास स्वास्थ्य का का ध्यान रखिए। पत्र था जो विकास अच्छा भीमराज विकास जी, नहीं हुआ। विकास भीमराज होता, जी, मैं आपको भीमराज जी, पूरे उस भीमराज पे जी एक कार्य सवाल बताइए, शुरू हो एक चुका है। सवाल का जवाब दीजिए भीमराज जी, अब आखिरी सवाल हमें आपसे लेना। एक मनीषा जी सेकंड मनीषा भीमराज जी। जी को सुनते हैं। जैसे जी मनीषा जी कह रही है कि चंद्रशेखर जी हमारे यहाँ बने ही रहने चाहिए राजस्थान में, क्योंकि उन्होंने इतना बिल्कुल अच्छा बने, काम किया है। बिल्कुल बने भीमराज रहने जी, भीमराज जी, विपक्ष के रूप में जब आप देखते हैं कि आपकी विपक्षी पार्टी जो भी है, और खास करके सत्ता में है, उनके पास सामने जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो लोग मजबूत हैं, वो लोग कमजोर हैं, वो लोग सक्षम हैं, वो लोग सक्षम नहीं हैं। आप अब विपक्ष में बैठकर सत्तारूढ़ पार्टी में
जब चंद्रशेखर की भूमिका को देखते हैं, आप क्या महसूस करते हैं राजस्थान के लिए? उन्हें राजस्थान में होना चाहिए? पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी तय करेगी। ये जवाब मैंने आपका सुन लिया, ये तो पार्टी तय करेगी, आप तो तय करेंगे नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है, विपक्ष में बैठकर आप क्या सोचते हैं? उनके राजस्थान में होने से विपक्ष के लिए अच्छा है कि उनके चले जाने से विपक्ष के लिए अच्छा है, कांग्रेस पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी में इस चीज का कोई असर नहीं पड़ा। कांग्रेस अपना काम कर रही है और चंद्रशेखर जी अपना कर रहे हैं, बीजेपी अपना कर रही है। कांग्रेस की इस सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा और न कभी पड़ा है, न कभी आगे फ्यूचर में। कौन सा ये सेहत? नहीं, ये चंद्रशेखर जी की वजह से नहीं पड़ा है। नहीं, इसमें चंद्रशेखर जी कोई योगदान नहीं है चंद्रशेखर जी का इसके अंदर, मीना जी। और चंद्रशेखर जी का योगदान होता तो 2018 में कांग्रेस ने, चंद्रशेखर जी जब भी प्रभारी थे और इनके पास 163 का मैंडेट था और कांग्रेस ये 73 पे आगे 90 सीटें आ रही थी इन्होंने, जब भी चंद्रशेखर जी थे ना। और अभी भी इन्होंने कुछ बड़ा मैंडेट नहीं दिया है। मैं अभी भी लिस्ट, अभी भी 12 सीट 10 सीटें ऐसी है जो 9,000 से कम वोटों से जीत के, कोई बड़ा फर्क नहीं रहा इसके अंदर, ज्यादा नहीं है। बस ठीक है, इनकी जनता ने मैंडेट दिया है। पर मैं चंद्रशेखर जी प्रभारी है, आपने इतना पूछ लिया तभी मैं कह रहा हूँ मैंडेट दिया है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हालात आप लोगों ने अभी पैदा किए, उन हालातों को आप लोग देखिए। मनीषा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं, मनीषा जी का ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। मनीषा जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। मनीषा जी प्लीज विमला जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैं प्रभारी जी हैं तो मैं आपसे पहले भी कहा कि आप किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारियों के ध्यान रखिए। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या किरोड़ी मीणा जी किसानों के लिए बोलते वो अभी बोलेंगे? क्या ओपीएस को भी लागू रखेंगे? क्या जो चिरंजीव योजना है सरकार आती जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनकी ओपीडी 2.5 गुना बढ़ गई थी, ये किस कारण बढ़ी? आरजीएमएस के कर्मचारी क्यों परेशान होते रहे? क्या उसके बारे में चंद्रशेखर जी कुछ बोलेंगे? क्या चंद्रशेखर जी इस बारे में बोलेंगे? ड्राइवरों को 3-3, 4-4 दिन हड़तालों पे क्यों जाना पड़ा? आपने एकदम कानून थोप दिया, उस बातों पर तो बोलिए। क्या चंद्रशेखर जी प्रभारी थे, उस बात पे बोलेंगे? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट थी हरियाणा के अंदर और एमपी के अंदर, मीना जी अनबोल जीव होते हैं, गाय और भैंस, उनकी तूड़ी रोक दी गई बीजेपी। और सतीश पूनिया और राहुल कसवां 2 ही आदमियों ने लेटर लिखे, तब आप गायों के नाम पे वोट मांगे, तब भी आपको बोलना चाहिए था ना। मैं तीसरा पूछना चाहता हूं, क्या टेलीकॉम के बारे में बोलेंगे? जहां अपनी प्राइवेसी डाटा है, हर आदमी मोबाइल यूज करता है, चाइनीज कंपनियों को सारा काम दे दिया गया, विद बीएसएनएल का भी जो सक्षम अपने में। क्या इस बात पे बोलेंगे? क्या इस बात पे बोलेंगे कि 1.96 लाख करोड़ के 2623 लोग लोन डकार गए? उस बात पे आप बोलिए ना, किस बात पे बोलेंगे आप? इस लोग क्या इस बात पे कभी बोलेंगे? क्या जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स थी 10,000 करोड़ की कंपनी थी, जिसको 250 करोड़ में बेचा है, मालिनी और रामदेव को क्यों बेचा गया? किस बात पे बोलेंगे? जनता का पैसा नहीं था, इस बात पे नहीं बोलेंगे। अभी भी मैं जस्ट पीयूष के अंदर करीबन उसने 26,000 करोड़ का बेनिफिट किया, उसकी 10% आप हिस्सेदारी बेचने जा रहे हो। किस हिस्सेदार में बेच रहे हो? मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा, क्या सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंक थे। मीना जी उठा के पढ़ लीजिए इस रिपोर्ट को। मैं जो आपको वर्ड बता रहा हूँ, जो आंकड़े बता रहा हूँ, उसमें फर्क मिले तो आप कभी 70,000 करोड़ का बेनिफिट दिया और उसकी 10% हिस्सेदारी बेचना चाहते हो। और किसको बेचना चाहते हो आखिर? क्यों? क्या लक्षद्वीप जाते हो गुजराती कंपनी का प्रचार कर रहे हो आप लोग? प्रधानमंत्री जी का ये काम है, इस तरह नहीं कीजिए। मैं इतना एक सवाल और है मेरा, क्या भारत के अंदर 13,125 रेलवे इंजन है जो सेफ्टी इंजन की अपने बात करते हैं, जनता को कवच देने की बात करते हैं, और 68,103 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है जिसमें 3,000 किलोमीटर पे कवच सिस्टम है। और 19 जोन में से 18 जोन में भी ये कवच सिस्टम लागू नहीं, सिर्फ एक जोन में ही है। आखिर देश को किधर ले? और 68,000 किलोमीटर में से 14-55 किलोमीटर पे कवच सिस्टम लागू है। आप रेलवे के किराया बढ़ा रहे हो, रेलवे के दाम बढ़ा रहे हो, प्लेटफॉर्म की टिकटें बढ़ा रहे हो, डिब्बे कम कर रहे हो, रेलवे को बेच रहे हो। सिक्योरिटी तो लागू कीजिए रेलवे के। आपने जो एक्सीडेंट हुआ, रेल मंत्री का कोई बयान नहीं है। रेल मंत्री तो फोटो खिंचवाते हैं वापिस आ जाते हैं, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट लाइक। और एक चीज और, एक सेकंड, अग्निवीर जो योजना लाई, वर्ल्ड की दूसरी बड़ी आर्मी है और जो फेमस थी, और उसको आपने कमजोर किया अग्निवीर लाके। और जंतर मंतर पे धरने पे आज वो युवा बैठे, आपने किधर लेके किया? अगर जब कोरोना आया, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ताली थाली बजाई, कोरोना गया, पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की साइंस में लैब में जो वैक्सीन बनी उसकी वजह से। क्योंकि आपको चिंता नहीं, देश की आर्मी तो फरवरी में लॉकडाउन लगा रही थी और आप लॉकडाउन मार्च में ला रहे, क्योंकि आप नमस्ते ट्रप कर रहे थे। तो मेरा सवाल यह है कि जो मैंने सवाल पूछे हैं उसमें चंद्रशेखर जी को भी बोलना चाहिए, ये देश की जनता से और राज्य की जनता से। चंद्रशेखर जी को आपने कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा,
भीमराज जी, लेकिन आपकी सुना है सवाल मैंने, वाजिब है मैं उनके डिबेट लिए। में था एक दिन, आपके मैंने आपके सवाल वाजिब है उनके लिए। और सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं होता है संगठन महामंत्री का। सरकार बनाने के बाद सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों से सरकार कैसे पार पाएगी, उसमें संगठन क्या सोचता है, ये आपके सवाल संगठन महामंत्री जरूर सुन रहे होंगे। मौजूदा अभी तो वो हैं, और आने वाले समय में पार्टी क्या फैसला करती है उनके लिए केंद्रीय नेतृत्व क्या सोचता है, ये समय बताएगा। आज तो जिस तरह की हम तो उनके हथियार उज्जवल भविष्य की कामना ही करेंगे, ऐसी बात नहीं। विपक्षी पार्टी अलग बात से, आज वो एक अलग इश्यू है। ये सारे सवाल पूछ लिए, हमारा तो सिर्फ एक ही सवाल था, नेता प्रतिपक्ष, आपने उसका जवाब नहीं दिया। नेता प्रतिपक्ष का मीनाक्षी जी जवाब आ जाइए। पहले जनता से जुड़े मनीषा जी, विपक्षी पार्टी होने के नाते सवाल। हमारी कोशिश होती है हर दिन आपसे जुड़े हुए उन विषयों को सामने लेकर आए जिनसे आपका यानी कि आम आवाम का, जनता का हित जुड़ा हुआ होता है। राजस्थान में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के कंधों पर इस बात का श्रेय है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई। अब सरकार बनने के बाद उनकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए आज ये चर्चा की गई। सवालों के तमाम जवाब जो देने की कोशिश सभी पैनलिस्ट के द्वारा की गई, उसमें आपके सुझाव, आम आवाम के सुझावों का स्वागत है। आप न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे अपने सुझाव दे सकते हैं। चंद्रशेखर जी के कामकाज के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं थी, क्या उन्होंने अपेक्षाएं पूरी की, इस तरह से आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।